हाय, कैसे हैं आप? आज हम एसबीसी के अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। पहले हम देख लेते हैं इस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स हुए हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन चेंज हुई है। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट है। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज करना है और उसमें डिफॉल्ट किया तो उसके प्रोविजन में कहाँ चेंज हुआ है ये देखना होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है। कंपनी जब अपना नाम चेंज करती है, किन किन सिचुएशंस में नाम चेंज किया जा सकता है ये तो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे कहाँ चेंज हुआ है ये हमने अभी देखना है। कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम एंड एलएलपी सेटलमेंट स्कीम। स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, बहुत रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया स्टार्टअप्स को। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, किसकी बात कर रही हूँ मैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जीआई, डिजाइन्स एक्ट समझे थे। जीआई एक्ट में और डिजाइन्स एक्ट में अमेंडमेंट है। उसके अलावा हमने एक चैप्टर था कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज, वहाँ हमने बहुत सारे लेबर लॉज समझे थे। उन लेबर लॉज में क्या क्या कंप्लायंसेस हमने मेंटेन रखनी होगी ये भी देखा था। अब लेबर लॉज में बहुत चेंजेस हो चुके हैं। इंडिया में 4 कोड अनाउंस हो चुके हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, ये मैं ऑलरेडी आपको आपके वीडियो लेक्चर्स में कवर करवा चुकी हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये जो 4 कोड अनाउंस हो चुके हैं लेबर लॉज को अमेंड करने की इंटेंशन से, उनमें ये चारों कोड लोकसभा राज्यसभा में पास ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी अनाउंस नहीं हुई है। तो इसलिए हमने बहुत डिटेल में अभी नहीं समझना है। अभी हमने सिर्फ ये समझना है ये 4 जो लेबर लॉज के लिए कोड अनाउंस हुए हैं इनकी वजह से किन किन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, कौन से एक्ट इन कोड की वजह से रिपील हो जाएंगे। उसके अलावा हमने रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी में क्या अमेंडमेंट हुआ है ये देखना होगा। एसबीसी में इन्हीं टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स हैं जो हमने एग्जाम के लिए ध्यान में रखने हैं। अब टाइम कम बचा है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अमेंडमेंट्स फॉर एसबीसी। इस सब्जेक्ट में हमारा फर्स्ट टॉपिक था चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने किस किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो समझा था। सेकंड टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने ये समझा था 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। बेसिकली 3 ही तरह की कंपनीज हुआ करती हैं। ऑल्दो कंपनीज का बिजनेस किस तरह का है, कंपनी में किसका कितना होल्डिंग है, उसके बेसिस पे कंपनीज को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। वहां हमने गवर्नमेंट कंपनी भी समझा था। ये जो हम टाइप्स ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं ये हम कंपनी लॉ में भी समझते हैं। तो यहाँ आपको जो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन चेंज हुई है वो बता रही हूँ, वो कंपनी लॉ में भी आपके काम आएगी और इस सब्जेक्ट एसबीएसई में भी काम आएगी। गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी in which at least 51% of paid up share capital is held by central government or state government or partly by the central government or partly by one or more state governments, and गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। ये समझा हुआ होता है हमने। अब यहाँ अमेंडमेंट किया गया है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी होगी या नहीं होगी, तो हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं?
पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट के बेसिस पे देख रहे हैं, एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बोला मैंने। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में कि अगर कंपनी में डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर्स इशू किए गए, अगर कंपनी में डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर्स इशू किए गए, देन यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल के बजाय टोटल वोटिंग पावर को कंसीडर करते हुए, पेड अप शेयर कैपिटल के बजाय टोटल वोटिंग पावर को कंस्ट्रक्ट करते हुए देखा जाएगा कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में कवर हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर किसी कंपनी में डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं, देन वहाँ पे कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, ये देखने के लिए हमने देखना होगा कि एटलीस्ट 51% टोटल वोटिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, इधर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो आपको गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करना दिया जा सकता है या आपको कोई सिचुएशन दी जा सकती है, उसमें दिया जा सकता है कि अगर इस कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के इक्विटी शेयर्स इशू किए तब क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा। वहां आपने लिखना होगा कि वैसे तो पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे हम यहाँ देखते हैं कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ने डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन में पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड जहाँ लिखा गया है उसकी जगह हम क्या कंसीडर करेंगे, टोटल वोटिंग पावर। नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी। किसको कहते हैं आप लिस्टेड कंपनी? कोई भी कंपनी जिसके सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुकी है उसे क्या कहा जाता है, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी which has any of its securities listed on recognized stock exchange। उसी कंपनी को क्या कह रहे हैं हम, लिस्टेड कंपनी। अब यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया गया है कि अगर सेबी को कंसल्ट करते हुए अगर किसी भी कंपनी को जिसके सिक्योरिटीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं या इंटेंट्स टू लिस्ट है यानी प्रपोज्ड है लिस्टिंग, देन उस तरह की कंपनी को लिस्टेड कंपनी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब सेबी के पास पावर है कि वो कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंट टू लिस्ट सिक्योरिटीज, सेबी चाहे तो प्रॉपर वे में कंसल्ट करते हुए उन कंपनीज को अब लिस्टेड कंपनीज नहीं कंसीडर करवाए। नेक्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी। समझा था हमने यहाँ या नहीं समझा था? बिल्कुल समझा था। टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर में भी आपको मैंने सेक्शन 8 कंपनी बताया था। उसके अलावा जहाँ एक और चैप्टर हमने पढ़ा था फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज, वहाँ हमने सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट एंड सोसाइटी की बात की थी। अब सेक्शन 8 कंपनी में क्या अमेंडमेंट हुआ है? सेक्शन 8 कंपनी को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। कौन सी कंपनी कहलाती है सेक्शन 8 कंपनी? कोई भी कंपनी अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ रजिस्टर हो रही है टू प्रमोट और डेवलप साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स और लिटरेचर और चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या इनसे सिमिलर एक्टिविटीज के लिए अगर कोई कंपनी रजिस्टर हो रही है और कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी अपना बिजनेस करने से उस प्रॉफिट को अमंग द मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा, इस तरह की कंपनी को कहा जाता है सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड किए गए। यहाँ सेक्शन 8 कंपनी के बारे में अमेंडमेंट क्या है हम वो बात कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी जहाँ सेक्शन 8 में डिफाइंड है, तो सेक्शन 8 का सब सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है कि सेक्शन 8 कंपनी के प्रोविजंस में अगर कहीं कोई डिफॉल्ट की जाती है, अगर वो कंपनी कहीं कोई डिफॉल्ट करती है प्रोविजंस में, देन पनिशमेंट भी इम्पोज किया जा सकता है। यहाँ पनिशमेंट चेंज हुआ है क्योंकि कई बार लोग सेक्शन 8 कंपनी बनाकर उसका गलत तरीके से फायदा उठाने लगते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पनिशमेंट चेंज किया गया है। देख लेते हैं हम क्या चेंज हुआ है। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनी के रिस्पेक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको कंप्लाई करने में अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, देन पनिशमेंट इम्पोज किया जा सकता है विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू रुपीज 1 करोड़। साथ ही डायरेक्टर्स भी लायबल होते हैं। डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable
shall be punishable, ये उनके लिए punishment अब क्या है, with fine which shall not be less than rupees 25,000 but it may extend to rupees 25 lakhs। यानी सेक्शन 8 कंपनी के डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स अगर डिफॉल्ट में इन्वॉल्व हैं, इन दैट केस उन पे पनिशमेंट इम्पोज किया जा सकता है मिनिमम 25,000 रुपीज एंड मैक्सिमम ये पनिशमेंट फाइन के तौर पे 25 लाख रुपीज तक हो सकता है। याद रहेगा। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट कवर करते हैं, कंपनी का नाम जिसे हम क्लॉजेस टू द मेमोरेंडम भी कहते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं हम फर्स्ट क्लॉज में, सेकेंड क्लॉज में हम रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन लिखते हैं, थर्ड क्लॉज में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, फोर्थ क्लॉज इज लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी किस तरह की होगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी, ये लिखते हैं हम लायबिलिटी क्लॉज में। फिफ्थ क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज, कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर हो रही है, दैट मीन्स ऑथराइज शेयर कैपिटल, कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है, एक शेयर का वैल्यू क्या है, ये लिखा जाता है कैपिटल क्लॉज में। सिक्स्थ क्लॉज इज एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें हम लिखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कौन कौन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एसोसिएट हो रहे हैं, उनकी डिटेल इंक्लूड करते हैं। जबकि अगर कंपनी 1% कंपनी है, देन 1% कंपनी के मेमोरेंडम में एज पर सेक्शन 4 हम 1% कंपनी में जो सिंगल मेंबर होगा उसकी नॉमिनी की डिटेल भी कवर करते हैं। तो यहाँ अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सेकेंड क्लॉज में हम जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस लिखते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड एट, उसके बाद हम स्टेट का नाम लिखते हैं। तो अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के रिस्पेक्ट में प्रोविजन क्या चेंज हुआ है ये देखना है हमने। सेक्शन नंबर 12, रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रोविजन सेक्शन 12 में कवर्ड है। एक बार कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करती है उसके बाद चेंज भी कर सकती होती है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 में कवर किया गया है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन ही नहीं कर रही है, जो लिखा था कंपनी ने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो तो हो ही नहीं रहा है, देन रजिस्ट्रार के पास पावर है, अगर उसके पास रीजनेबल कॉज है देन वो फिजिकली वेरीफाई करवा सकता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है भी कि नहीं है। इवन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के रिस्पेक्ट में कहीं कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई एविडेंस नहीं मिलता, ये पता चलता है कि वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ कहीं कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है, ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार के पास पावर है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करने की पावर भी रखेगा। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 कहता है इफ रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस, he may cause a physical verification of registered office of the company in such manner as may be prescribed, and if any default is found, अगर कहीं कोई डिफॉल्ट पता चलती है कि प्रोविजंस कंप्लाई नहीं हो रहे हैं, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं हो रहे हैं, he may without prejudice to other provisions initiate action for removal of name of the company from register of companies। यानी रजिस्ट्रार को पावर दे दी गई है कि अगर उसे पता चलता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कि वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं, देन रजिस्ट्रार उस कंपनी का नाम रिकॉर्ड से रिमूव भी कर सकेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, ये तो आपको सबको मालूम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट क्लॉज में हमने कंपनी का नाम लिखा है, द नेम ऑफ द कंपनी इज, उसके बाद कंपनी का पूरा नाम लिखा जाता है। अब हमने कंपनी का नाम लिया कब था, जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, स्पाइस प्लस INC 32 में हमने अप्लाई करते हुए कंपनी का नाम लिया था। अब कंपनी का नाम एक बार हमारा डिसाइड हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई, उसके बाद अगर हम चाहें तो वॉलंटरली कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि हमने जो कंपनी का नाम रखा है वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ मिलता जुलता है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता है। ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, कंपनी को ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए। यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी जो सेक्शन 16 में इंक्लूड किया गया है उसमें अमेंडमेंट
डिस्कस कर रहे हैं। हमने समझा था कि अगर इनएडवर्टेंटली या कोई भी रीजन रहा हो, अगर कंपनी का नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ रिजेंबल कर रहा है, आइडेंटिकल है, मिलता जुलता है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना नाम चेंज कीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जब ऑर्डर रिसीव होता है उसके 3 मंथ्स के अंदर कंपनी को नाम चेंज करना होगा। जबकि यहीं पे बी क्लॉज में कवर किया गया था कि अगर कंपनी का नाम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ आइडेंटिकल है या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता है, रिजेंबल कर रहा है, देन जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 3 इयर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कंपनी को कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए। तो अगर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता नाम रजिस्टर हो जाता है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को जो ऑर्डर देती है कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए, इसके लिए कब दे सकती है ऑर्डर? विद इन 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑर्डर दिया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंपनी को ऑर्डर देती है कि आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता है, आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए। पहले यहाँ कंपनी का नाम चेंज करने के लिए कंपनी को 6 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया जाता था, लेकिन अब ये टाइम लिमिट रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पे अब कंपनी को अपना नाम चेंज करना होगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ द इश्यू ऑफ डायरेक्शंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कंपनी को नाम चेंज करने का ऑर्डर दिया है उसके 3 मंथ्स के अंदर कंपनी को नाम चेंज करना होगा। इवन अगर कंपनी नाम चेंज नहीं करती है, कंपनी कहीं कोई डिफॉल्ट करती है तो पनिशमेंट इम्पोज किया जाता है। तो यहाँ पे पनिशमेंट के लिए भी प्रोविजन चेंज कर दिया गया है। अगर कंपनी ये प्रोविजंस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर डायरेक्शंस कंप्लाई करने से फेल हो जाती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कंपनी को न्यू नेम अलॉट कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द कंपनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जब नया नाम अलॉट कर देगी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में उस कंपनी के पुराने नाम की जगह ये नया नाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है वो इंसर्ट कर लेगा। साथ ही कंपनी को फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा विद सच न्यू नेम, और अब कंपनी वो नया नाम ही यूज कर सकेगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो रहा है, ये जो प्रोविजन हमने पढ़ा कि अगर कंपनी का नाम किसी रजिस्टर्ड कंपनी के नाम के साथ मिलता जुलता रजिस्टर हो गया है या कंपनी का नाम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता रजिस्टर हो गया है, तभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नया नाम अलॉट कर देगी। रजिस्ट्रार ओल्ड नेम की जगह न्यू नेम इंसर्ट कर लेगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, और अब कंपनी को वो नया नाम ही यूज करना होगा। ये प्रोविजन कह रहा है कि कंपनी को आज भी राइट है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है उसके बाद अगर कभी कंपनी खुद चाहकर अपना नाम चेंज कर पाए तो कंपनी नाम चेंज कर सकेगी। इसमें ये जो अभी हमने ऊपर अमेंडमेंट डिस्कस किया है उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो कंपनी को ऑन इट्स ओन मोशन यानी वॉलेंटरली कंपनी का नाम चेंज करना हो तो जो प्रोविजन पहले था वही सेम प्रोविजन आज भी एप्लीकेबल है। हमारे एक अलग से चैप्टर था एसबीसी में, स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप्स किसको कहते हैं हम? स्टार्टअप, एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अगर वो प्राइवेट कंपनी के तौर पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, या वो पार्टनरशिप फर्म के तौर पर रजिस्टर्ड है, या वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड है, जो भी रेस्पेक्टिव लॉज है, प्राइवेट कंपनी के तौर पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होगी, पार्टनरशिप फर्म के तौर पे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होगी, और एलएलपी के तौर पे वो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होगी। तो प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 10 years ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन तक स्टार्टअप कंसीडर किए जाएंगे। उनका टर्नओवर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का सिंस इनकॉर्पोरेशन एक्सीड नहीं कर रहा होना चाहिए 100 करोड़ रुपीज से। और एंटिटी काम क्या कर रही होनी चाहिए? टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और सर्विसेज।
दैट मीन्स स्पेसिफिकली जो प्रोवाइड किया गया है एंटिटी उस तरह के काम में इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी उसे क्या कंसीडर किया जाता है, स्टार्टअप। स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे एग्जाम्पशंस पहले ही दिए हुए थे, अभी अमेंडमेंट करते हुए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए। स्वैट इक्विटी शेयर्स, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 54 में हम समझते हैं स्वैट इक्विटी शेयर्स। स्टार्टअप कंपनी स्वैट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक स्टार्टअप कंपनी स्वैट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकेगी 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन तक। यानी जो पहले 5 years था वहां क्या कर दिया गया, 10 years तक ये टाइम लिमिट दे दी गई है स्वैट इक्विटी शेयर्स इश्यू करने के लिए, इतने अमाउंट तक स्वैट इक्विटी शेयर्स इश्यू करने के लिए फॉर द स्टार्टअप। तो ऑल अदर एंटिटीज पे यहाँ स्टार्टअप को ओवरराइडिंग बेनिफिट मिल रहा है। डिपॉजिट्स, कंपनीज एक्ट 2013 में हम डिपॉजिट्स के प्रोविजंस पढ़ते हैं, याद है कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं डिपॉजिट्स के प्रोविजंस, सेक्शन 73 टू सेक्शन नंबर 76A में डिपॉजिट्स के प्रोविजंस हैं। कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स में डिपॉजिट को डिफाइन किया गया है और अदर प्रोविजंस दिए गए। तो डिपॉजिट रूल्स में जहाँ डिपॉजिट को डिफाइन किया गया है, डिपॉजिट की डेफिनेशन है कि कंपनी को जो भी मनी रिसीव हो रही है वो कहलाती है डिपॉजिट, बट इट डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ डज नॉट इंक्लूड में भी स्टार्टअप्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करने की इंटेंशन से यहाँ इंक्लूड किया गया है कि एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी। अगर किसी स्टार्टअप कंपनी को कन्वर्टेबल नोट के तौर पे अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है 25 लाख रुपीज या उससे ज्यादा इन अ सिंगल ट्रांचे फ्रॉम अ पर्सन, तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। हाँ, यहाँ कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स होना चाहिए वो कन्वर्टेबल नोट, और रीपेबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू होना चाहिए। स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन तो अब आती है आपको सबको अच्छे से। कन्वर्टेबल नोट वर्ड अब आपके लिए नया कहाँ है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डेट के तौर पे इनिशियली इश्यू किया गया एंड आफ्टरवर्ड्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे ही तो हम कहते हैं कन्वर्टेबल नोट। यहाँ डिफाइन भी किया गया, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग रिसिप्ट ऑफ मनी इनिशियली एज अ डेट which is repayable at the option of the holder or which is convertible into equity shares of that startup company। इस तरह के नोट को क्या कहा जाता है, कन्वर्टेबल नोट। अब आप देखिए स्टार्टअप कंपनी को कन्वर्टेबल नोट जो अमाउंट रिसीव हो रहा है 25 लाख रुपीज तक अगर रिसीव होता है वो डिपॉजिट ही नहीं कहलाएगा, इसलिए डिपॉजिट के प्रोविजंस कंप्लाई करने से एग्जाम्पशन हो गई। इसके अलावा स्टार्टअप कंपनी को टैक्स में भी बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए हैं। आप टैक्सेशन सब्जेक्ट में अलग से समझते भी हो, सेक्शन 80 IAC वो भी एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता है, स्टार्टअप को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंस बिल के थ्रू अमेंड किया गया प्रोविजन, ये देखिए आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इन ऑर्डर टू फर्दर रैशनलाइज द प्रोविजंस ऑफ स्टार्टअप्स, ये प्रपोज किया गया है सेक्शन 80 IAC इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रही हूँ, उसको अमेंड करने के लिए। द डिडक्शंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं स्टार्टअप को अंडर 80 IC, उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, द डिडक्शंस अंडर द सेड सेक्शन 80 IAC shall be available to eligible startup for a period of consecutive 3 years, लगातार 3 साल तक। eligible startup for a period of 3 consecutive assessment years out of 10 years beginning from the year in which it is incorporated. The deductions under the said section shall be available to eligible startup if turnover does not exceed rupees 100 crore in any of the previous year beginning from the year in which it is incorporated। मतलब अगर स्टार्टअप का टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है तो ये जो डिडक्शन है सेक्शन 80 IAC के अकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आएगा।
and will accordingly apply in relation to further assessment years. ये हमने स्टार्टअप्स के रिस्पेक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको देखा। स्टार्टअप्स पे डेफिनेटली आपको एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा ये सारे अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये भी हमारा एक चैप्टर था। बहुत डेप्थ में तो नहीं, लेकिन हमने सारे आईपीआर का एक ओवरव्यू जरूर लिया था जो हमारे कोर्स में थे। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई और डिजाइन्स, ये 5 एक्ट हमारे कोर्स में थे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज से रिलेटेड है। अब जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये जहाँ पे आप जीआई की बात करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट इमीडिएटली हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। बीकानेरी भुजिया सुना है कभी कि नहीं? जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के रिस्पेक्ट में जो रूल्स प्रोवाइडेड हैं, जीआई रूल्स में 2020 में ही अमेंडमेंट हुआ है। जीआई रूल्स का जो रूल नंबर 56 है उसे नए रूल से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ये देखिए, रूल 56 सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसका है रूल 56, ऑथराइज्ड यूजर के बारे में। ऑथराइज्ड यूजर जीआई को रजिस्टर करवाने के लिए जीआई 3 में एप्लीकेशन सबमिट करता है। An application for registration of authorized user may be made to the registrar in form number GI3, लेकिन GI3 के साथ एक स्टेटमेंट देना होगा of a case as to how the applicant claims to be a producer of registered GI, तभी उसे authorized user के तौर पे रजिस्टर करने के लिए कंसीडर किया जाएगा by the registrar, and copy of application shall be forwarded to registered proprietor of the GI, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर्ड है उसको कॉपी भी देनी होगी एप्लीकेशन की, एंड रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होगा कि हमने इसकी एक कॉपी प्रोप्राइटर को भी फॉरवर्ड कर दी है। यानी आर्बिट्रली किसी को भी जीआई के लिए ऑथराइज यूजर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। आईपीआर में हमने डिजाइन्स एक्ट 2000 भी समझा था। डिजाइन्स एक्ट 2000 के रिस्पेक्ट में जो रूल्स हैं उनमें भी अमेंडमेंट किया जा रहा है। अभी प्रपोज्ड है कि वहां पे स्टार्टअप्स के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टार्टअप्स, स्मॉल एंटिटीज, उनके लिए फीस में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर वो डिजाइन रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपने फेवर में। एक चैप्टर था हमारा कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज। वास्तव में हमारी कंट्री में इतने सारे लेबर लॉज हैं, जरूरत आई कि इन सारे लेबर लॉज को एक प्रॉपर वे में कंसोलिडेट कर दिया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कोड अनाउंस करवाए हैं। कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस हुए हैं। 4 नए कोड अनाउंस हो चुके हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, ये मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। कोड ऑन वेजेस 2019 ये आने की वजह से इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इन चारों एक्ट को रिपील कर दिया जा रहा है क्योंकि कोड ऑन वेजेस 2019 में इन चारों एक्ट के प्रोविजंस को कवर कर लिया गया है। हाँ, अभी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कोड ऑन वेजेस 2019 की नहीं आई है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ये 3 एक्ट रिपील हो जाएंगे। जबकि सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो लेबर लॉज हैं उनकी जगह अब ले लेगा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सुने हमने नाम, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट पढ़े भी हैं, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट,
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ये सब हमारे कोर्स में। इनके अलावा ये सिने वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे के सारे जो 9 एक्ट हैं ये रिपील हो जाएंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के इफेक्ट में आने के बाद। वहीं फोर्थ कोड, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिस दिन ये एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो नंबर ऑफ ईयर्स से हम पढ़ते आ रहे हैं वो रिपील हो जाएगा। इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 ये भी रिपील हो जाएगा, जिसको खत्म करने के लिए, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कई बार गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू कर चुका है। फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट के अलावा प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉइज एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट, डॉक वर्कर्स एक्ट, नाम तो हमने सबके सुने हैं, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। ये जो 13 एक्ट है, ये 13 एक्ट रिपील हो जाएंगे जब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड इफेक्ट में आ जाएगा। तो वास्तव में इतने सारे जो नंबर ऑफ लेबर लॉस रिलेटेड हम एक्ट पढ़ते हैं, ये 4 कोड एप्लीकेबल होने पर ये इतने अलग अलग से हमने एक्ट कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेबर के लिए भी समझने में आसानी, हमारे लिए पढ़ने में आसानी, और वास्तव में गवर्नमेंट को इनको एप्लीकेबिलिटी दिलवाने में भी आसानी होगी। इंडस्ट्रीज पे कंप्लायंसेस मेंटेन रखना आसान होगा। क्या खुला हुआ है आपके सामने? स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। गैजेट ऑफ इंडिया में अनाउंस किया गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby directs that provisions of section 460 of the Companies Act 2013 shall apply to limited liability partnership from the date of publication of this notification। यानी सेक्शन नंबर 460 कंपनीज एक्ट 2013 का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होगा। अब सेक्शन 460 में लिखा क्या है, ये देखिए, सेक्शन 460 में लिखा है कंडोनेशन ऑफ डिले इन सर्टेन केसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कभी डिले हो जाता है तो उसको एक्सक्यूज कर सकती है, माफी दे सकती है, यही लिखा है सेक्शन 460 में। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब एक्ट में कहीं भी कुछ भी और क्यों ना लिखा हो। फिर एन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट under the provisions of any of the provision of this act in respect of any matter is not made within the time specified। तो कहीं कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रीजन है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट डिले को कंडोन कर सकती है। एंड वेयर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए जहाँ लिमिटेड टाइम था लेकिन नहीं फाइल किया गया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिले कंडोन कर सकेगी। ये दोनों ही केसेस में कंडोनेशन ऑफ डिले की पावर है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसके लिए टाइम टू टाइम अलग तरह की स्कीम्स भी अनाउंस की जाती है। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे कंपनी लॉ में कंपनीज को डिले कंडोन करवाने के लिए ऑर्डर देने की पावर, डायरेक्शन इश्यू करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वहीं इसी सेक्शन 460 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी के रिस्पेक्ट में भी डिले कंडोन कर सकेगी और उसके लिए टाइम टू टाइम स्कीम्स भी अनाउंस की जाती है। मार्च 2020 में 2 स्कीम्स अनाउंस की गई, एक CFSS जिसका फुल फॉर्म है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, और दूसरी
LLP SS लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम, ये दोनों ही स्कीम्स CFS फॉर कंपनीज एंड LLPS फॉर LLPs प्रोवाइड कर रही हैं दोनों स्कीम्स कि अगर कोई भी कंपनी है जो डिफॉल्टिंग कंपनी के तौर पे अभी जो लास्ट रिटर्न से वो फाइल नहीं किए, नंबर ऑफ ईयर से कुछ पेंडेंसी चल रही है, नहीं फाइल किए, या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी अभी डिफॉल्ट में चल रही है, प्रीवियस ईयर्स के रिटर्न जो फाइल करने थे वो नहीं किए, देन इन दोनों स्कीम्स के थ्रू अलाउ किया गया रिस्पेक्टिवली कंपनीज एंड LLPs को कि आप नॉर्मल फीस के फाइल करते हुए, नॉर्मल फी पे करते हुए डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं होगी, कोई लेट फाइलिंग फी नहीं लगेगी। और ये टाइम पीरियड अब एक्सटेंड किया जा चुका है 31 दिसंबर 2020 तक। यानी कि कोई भी कंपनी के अगर प्रीवियस रिकॉर्ड्स फाइल्ड नहीं है या किसी भी LLP के प्रीवियस रिकॉर्ड्स फाइल्ड नहीं है, उनको इन स्कीम्स में बेनिफिट मिल रहा है, कोई भी एडिशनल फीस, कोई भी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होगी, नॉर्मल फाइलिंग फी के साथ वो अपने फॉर्म्स, अपने रिकॉर्ड्स फाइल कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर 2020। ये स्कीम्स खत्म हो जाने के बाद एक फॉर्म जरूर फाइल करना होगा फॉर ऑब्टेनिंग इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। SBC में हमारे चैप्टर का नाम था स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी एंड LLP। वहां हमने रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी के प्रोविजन पढ़े थे। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 248 प्रोवाइड करता है कि रजिस्ट्रार के पास पावर है, अगर रजिस्ट्रार के पास कोई रीजनेबल कॉज है देन वो कंपनी का नाम रिकॉर्ड से रिमूव कर सकता है। अब वो कौन से ग्राउंड्स होंगे? अगर कंपनी अपना बिजनेस कमेंस करने से फेल हो गई इनकॉर्पोरेशन के बाद बानियात तक, या कंपनी अपना बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कर रही है इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, एंड कंपनी ने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। डॉर्मेंट कंपनी का सेक्शन 455 याद रखना है। डॉर्मेंट कंपनी हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में भी समझा होता है और एक डॉर्मेंट कंपनी के तौर पे अलग से एक चैप्टर भी पढ़ा होता है, तो सेक्शन 455 बिल्कुल नहीं भूलिएगा फॉर डॉर्मेंट कंपनी। तो अगर कंपनी ने इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में बिजनेस भी नहीं कर रही है और डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस भी ऑब्टेन नहीं किया, देन रजिस्ट्रार के पास पावर है, रजिस्ट्रार के पास पावर है कि रजिस्ट्रार कंपनी का नाम रिकॉर्ड से रिमूव करवा सकता है। के अलावा जो सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम है, अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन मनी पे नहीं की, सब्सक्राइबर्स ने अगर सब्सक्रिप्शन मनी पे नहीं की है जो उन्होंने इनकॉर्पोरेशन के वक्त अंडरटेकिंग दी थी, तभी भी रजिस्ट्रार के पास पावर है, रजिस्ट्रार कंपनी का नाम रिकॉर्ड से रिमूव कर सकता है अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं किया है कंपनी के ब्याह पे, या कंपनी का जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला वहां तो कोई रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार के पास पावर है कंपनी का नाम रिकॉर्ड से रिमूव कर सकता है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 248 है उसके रिस्पेक्ट में जो रूल्स दिए गए हैं वहां अमेंडमेंट हुआ है। ये देखिए रूल 4 ऑफ चैप्टर नंबर 18, एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार तो कंपनी का नाम रिकॉर्ड से रिमूव कर ही सकता है, कंपनी भी अप्लाई कर सकती है कि हमारा नाम रिकॉर्ड से रिमूव किया जाए। कंपनी जब अप्लाई करती है फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, जब अप्लाई करती है फॉर्म नंबर STK 2 में अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ अमेंडमेंट ये हुआ है कि कोई भी कंपनी जब STK 2 फाइल करती है रजिस्ट्रार को कि हमारा नाम रिकॉर्ड से रिमूव किया जाए, कंपनी STK 2 फाइल नहीं कर पाएगी अगर कंपनी ने AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें फाइल करते हैं हम फॉर्म नंबर AOC 4, या अगर XBRL के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं AOC 4 XBRL फाइल नहीं किया, MGT 7 फाइल नहीं किया, तो यहाँ है नो एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर STK 2 शेल बी फाइल्ड बाय अ कंपनी अनलेस इट हैज फाइल्ड ओवरड्यू रिटर्न्स इन फॉर्म नंबर AOC 4 और AOC 4 XBRL एंड फॉर्म नंबर MGT 7 फॉर एनुअल रिटर्न। अगर कंपनी
ये जो पेंडिंग ओवरड्यू रिटर्न्स हैं ये फाइल कर देती है। उसके बाद अगर कंपनी रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहती है, STK 2 में अप्लाई कर सकेगी। के अलावा जब भी कंपनी अप्लाई करती है रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी के लिए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं उसमें कंपल्सरी इंडैमनिटी बॉन्ड भी अटैच करना जरूरी होता है। इंडैमनिटी बॉन्ड अटैच करना होता है जो नोटरी पब्लिक से नोटरी करवाया जाता है। तो इंडैमनिटी बॉन्ड ड्यूली नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर इन फॉर्म नंबर STK 3। अब यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी in which entire paid up share capital is held by government, either by the central government or state government or central government or state government, one or more state government की होल्डिंग भी हो सकती है। या अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की जो अबव कैटेगरी में कवर हो रही है उस गवर्नमेंट कंपनी की अगर सब्सिडरी है, इन दैट केस गवर्नमेंट कंपनी जो इंडैमनिटी बॉन्ड STK 3A भी सबमिट करना होगा। और ड्यूली नोटराइज्ड indemnity bond in form number STK 3A shall be given by an authorized representative not below the rank of under secretary or its equivalent in the administrative ministry और डिपार्टमेंट जो उस गवर्नमेंट कंपनी को रेगुलेट करने की पावर रखता है। और वास्तव में उसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर्म नंबर STK 8 में देना होता है। इसके अलावा एफिडेविट भी देना होता है STK 4 में। तो यहाँ कौन सा नया फॉर्म ध्यान रखना है? STK 3A ध्यान रखना है। ये हमने डिस्कस किए अमेंडमेंट्स फॉर SBC। लास्ट मोमेंट जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ये अमेंडमेंट्स देखना ना भूलें, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं।